तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एसपी नोरेस की बीवी को चालान करने की? बल्कि एक काम करो, मुझे 10,000 कैश दो। तुम सर से ले लेना, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। जोनी पहली बार अकेले गाड़ी लेकर निकली तो सिग्नल तोड़ने पर इसे चालान हुआ, मगर सामने खड़े एसपी की नेम प्लेट पर थे। इसने इस कदर कॉन्फिडेंस से झूठ बोला कि कांस्टेबल इसे कैश देकर सैल्यूट करते पीछे हुआ। गाड़ी आगे बढ़ते सब लड़कियां जोरदार कहका लगाकर हंस पड़ी। उधर थाने में नोरेस को मजबूरन शादी की मिठाई भी खिलानी पड़ी। अगले दिन जूनी को अपनी सहेली के एक्सीडेंट का मैसेज मिला तो फौरन दिए गए पते पर पहुंची। वेलकम टू होम। वैसे बेगम शॉपिंग के लिए 10,000 कुछ ज्यादा नहीं थे। वो इसके चेहरे पर फैला खौफ देखकर बजाहिर संजीदगी से बोला तो। रात के 2 बज रहे थे। जूनी अलमारी के सामने खड़ी थी। एक हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था जबकि दूसरा हाथ अलमारी के दरवाजे से टिका हुआ था। चेहरा तकलीफ से जर्द पड़ चुका था। चंद लम्हे पहले ही इसे एहसास हुआ था कि इसकी माहवारी शुरू हो गई है और इसके पास एक भी पैड मौजूद नहीं था। पेट में उठती ईंधन इसे बेहाल कर रही थी। आंखों में नमी तैर रही थी। इसने होंठ भींचे और खुद को संभालने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। इसे शिद्दत से रोना आ रहा था। जब भी वो इस तकलीफ से दो चार होती थी, इसे अपनी मरहूम माँ की शिद्दत से याद आती थी। काश अगर वो जिंदा होती तो इसे तमाम चीजें बेड पर मिलती, मगर वो नहीं थी और इसे हमेशा अपनी इन जाती चीजों का ख्याल करना पड़ता था। और हमेशा की तरह इस बार भी वो पैड खरीदना भूल चुकी थी। चलम में वो वहीं खड़ी रही। फिर अचानक इसे जोया याद आई। जोया हमेशा इजाफी सामान रखती थी। यही सोचकर वो जल्दी से कमरे से निकली और राहदारी उबूर करती हुई जोया के कमरे तक पहुंच गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई, मगर कमरा खाली था। इसने एक लम्हा जाया किए बगैर साइड टेबल का दराज खोला। खुशकिस्मती से वहां पैड्स का एक पैकेट मौजूद था। इसने सुकून का सांस लिया और फौरन पैकेट उठाकर अपनी चादर में छुपा लिया। अभी वो 2 कदम ही चली थी कि पीछे से एक संजीदा आवाज उभरी, ठहरो जूनी। इसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। जोया बाजी के कमरे से इस वक्त क्यों निकल रही हो? जूनी ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, फिर मुड़ी। चंद कदम के फासले पर नोरेस शाह खड़ा था, ऊंचा लंबा दराज कर, चौड़ी जिसामत, कसरती वजूद। इसे देखकर अगला शख्स खुद ही घबरा जाता था। इसके चेहरे के तासुरात इस वक्त बेहद सख्त थे। बाजू सीने पर बांधे हुए थे और चेहरे पर हस्बे मामूल सख्ती तारी थी। जूनी ने झंझलाकर नजरें चुराई। एक जरूरी काम से आई थी, मगर वो कमरे में नहीं थी। इसे किसी भी तरह कमरे में जाना था, मगर वो जानती थी या इंस्पेक्टर इससे जांच पड़ताल किए बगैर जाने नहीं देगा। नोरेस ने भवें सुकेड़ी, मैं पिछले 5 मिनट से यहाँ खड़ा हूं। अगर वो कमरे में नहीं थी तो तुम्हें 1 सेकंड में वापस आ जाना चाहिए था, मगर तुम 5 मिनट अंदर रही हो। वो 1 कदम आगे बढ़ा। मैं पूछ सकता हूँ वहां क्या कर रही थी? जूनी ने बेबसी से आंखें बंद की। नोरेस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाद में बात कर लें। नहीं। इसके पास 2 टोक थी। मुझे अभी जवाब चाहिए। जूनी के सब्र का बंधन टूट गया। पुलिस वाले बनने की जरूरत नहीं है, बालिग हो तुम। मेरे सर पर मुकद्दर नहीं किए गए। खबरदार जो बिला वजह मेरे पीछे पड़े। नोरेस के चेहरे पर नागवारी उभरी। जवाब दो मुझे। जोया बाजी के कमरे में क्या कर रही थी तुम? जूनी ने इसकी तरफ देखा। आंखों में पहले ही नमी थी जो अब छलकने लगी। तुम्हें हर बात क्यों जाननी होती है? इसके आवाज भरा के। लड़कियों के कुछ जाती मसाइल भी होते हैं। नोरेस से फौरन कहा, कौन से जाती मसाइल? मैं भी तो जानना चाहूं, आखिर मेरी बहन के कमरे में करने क्या गई थी तुम? ये सुनकर जूनी की आंखों से आंसू बह निकले। दर्द, थकन, बेबसी और इसकी मुसलसल पूछगछ सब मिलकर इसकी हिम्मत तोड़ चुके थे। पैड लेने गई थी। वो तकरीबन रो पड़ी। और कुछ सुनना है तुम्हें? पूरी तफसील भी चाहिए। नोरेस जैसे एक लम्हे को समझ ही ना पाया। फिर इसकी नजरें जूनी की चादर पर गईं जहां से पैकेट का एक कोना झांक रहा था। अगले लम्हे इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन नजरें झुका गया, जैसे अचानक इसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो। चंद सेकंड खामोश रही। जूनी अपने आंसू पोंछते रही, जबकि नोरेस बेहद गैर आरामदेह अंदाज में खड़ा था। फिर इसने खनखार कर नजरें जमीन पर गाड़ ली। सॉरी।
आवाज इतनी धीमी थी कि शायद कोई और सुनता तो ना सुन पाता। जूनी ने हैरत से इसकी तरफ देखा। नोरेस ने एक लम्हा भी मजीद वहां रुकना मुनासिब ना समझा। वो फौरन पलटा और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। जूनी से जाते हुए देखती रही, फिर इसके आंसू दोबारा बहने लगे। पागल इंसान, वो नम आवाज में बड़बड़ाई। हर वक्त तफ्तीश करनी होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ नोरेस कमरे में दाखिल होकर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। माथे पर हाथ फेरते हुए इसने आंखें बंद कर ली। इससे अपनी हरकत पर वाकई शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जूनी और इसकी कभी नहीं बनी थी, शायद बचपन से नहीं बनी थी। वो हर चीज उसूलों के मुताबिक चाहता था, जबकि जूनी हर उसूल को चैलेंज करने में यकीन रखती थी। वो खामोश, संजीदा और जिम्मेदार था, जबकि जूनी बेफिक्र, लाउबाली और जिद्दी। दोनों के माँ बाप दुनिया में नहीं थे। दोनों की परवरिश एक ही छत के नीचे दादा ने की थी, मगर इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ थे जैसे एक ही दरख्त की दो शाखें नहीं, बल्कि दो अलग दुनियाओं के लोग हों। और शायद इसीलिए जब भी वो आमने सामने आते, किसी न किसी बात पर जंग छिड़ी जाती। मगर आज पहली बार नोरेस को महसूस हुआ था कि बाद सवालों के जवाब जानने का हक हर किसी को नहीं होता। जबकि जूनी अपने कमरे में वापस आकर बिस्तर पर बैठ गई थी। आंसू अब भी रुक नहीं रहे थे, मगर इसके जहन में बार बार वही मंजर घूम रहा था जब नोरेस ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में सॉरी कहा था। शायद ये पहला मौका था जब इस जिद्दी इंसान ने अपनी गलती मानी थी, लेकिन इस वक्त भी वो इसे जहरी लग रहा था। चल लम्हे बाद वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब के साथ रोशन हुआ था। सुबह के 8 बज रहे थे। नोरेस शाह डाइनिंग टेबल पर खामोशी से बैठा था। पुलिस की इस्त्री शुदा यूनिफॉर्म इसके मजबूत वजूद पर जच रही थी। नाश्ते की प्लेट इसके सामने रखी थी, मगर इसकी तवज्जो खाने पर नहीं थी। रात का वाक़या बार बार जहन में गर्दिश कर रहा था। इसने जिंदगी में कभी किसी औरत के ज़ाती मामलात में दिलचस्पी नहीं ली थी, मगर कल रात न जाने क्यों वो हंसते आगे निकल गया था। जूनी की आंखों में आए आंसू और इसका लड़सा हुआ लहजा अब तक इसके जहन से नहीं निकल रहा था। वो जानता था कि ऐसी हालत में लड़कियां जिस्मानी और ज़हनी तौर पर किस कदर तकलीफ में होती हैं। इसलिए आज अजीब सी शर्मिंदगी इसके दिल पर बोझ बनी हुई थी। इस लम्हे जूनी डाइनिंग एरिया में दाखिल हुई। चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों के नीचे हल्के नुमाया थे। एक लम्हे को इसकी नजर शाह साहब की खाली कुर्सी पर गई, फिर खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गई। इसने नोरेस की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और नाश्ते की डिश अपनी तरफ खींच ली। चल में खामोशी रही। नोरेस ने गहरा सांस लिया। जूनी, इसके हाथ रुक गए, मगर इसने सर नहीं उठाया। नोरेस ने हल्का सा गला साफ किया। कल रात के बारे में जूनी ने चम्मच प्लेट में रखते हुए बेजारी से कहा। क्या? नोरेस को इसके लहजे से चिढ़ महसूस हुई, मगर वो खुद को काबू में रखते हुए बोला, तुम जानती हो जोया बाजी की जिंदगी में कितनी मुश्किलात चल रही हैं। मैं इन्हीं सब बातों की वजह से परेशान था। बस इसी वजह से तुम पर गुस्सा आ गया था। जूनी ने फौरन सर उठाया। जोया की जिंदगी में जो भी मसाइल चल रहे हैं वो मेरी वजह से नहीं है। नोरेस का चेहरा सख्त हुआ। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन तुम हमेशा ऐसे जाहिर करते हो जैसे दुनिया की हर परेशानी की जिम्मेदार मैं हूं। इसने सर्द लहजे में कहा। सच ये है कि जोया बाजी अपनी बहुत सी मुश्किलात खुद पैदा करती हैं। खबरदार! नोरेस की आवाज एकदम बुलंद हुई। जो मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहा। जूनी ने फौरन चम्मच मेज पर रख दिया। मैं आपकी बहन के बारे में कुछ नहीं कह रही, क्योंकि वो मेरी भी बहन है, लेकिन जो सच है वही बोल रही हूँ। हर गलती का इल्जाम दूसरों पर नहीं डाला जा सकता। नोरेस के जबड़े भिंच गए। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जूनी ने तंजिया हंसी हंस दी। तो फिर मत करो। किसने मजबूर किया है? नोरेस ने कुर्सी जरा से आगे झुकाकर। तुम्हें पता है मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए बैठा था। जूनी की आंखों में हैरत एक लम्हे को उभरी, मगर अगले लम्हे गायब हो गई। नोरेस तल्खी से बोला, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे माफी मांगी जाए। हर वक्त जुबान चलाना जरूरी होता है तुम्हारे लिए? जूनी ने फौरन जवाब दिया। और हर वक्त हुक्म चलाना जरूरी होता है तुम्हारे लिए? भाड़ में जाओ तुम, नोरेस ने गुस्से से कहा और कुर्सी पीछे धकेल दी। जूनी भी पीछे नहीं हटी। मैं कौन सा तुमसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ?
तुम जैसे घमंडी, बदतमीज और खुद पसंद इंसान की मुंह लगना भी नहीं चाहती। तुम भी बाहर में जाओ। नोरेस ने चंद लम्हे से घूरा, शायद वो कुछ और कहना चाहता था, मगर फिर खुद को रोका। मेज से गाड़ी की चाबियां उठाई और गुस्से से कदम मारता हुआ बाहर निकल गया था। जूनी चंद लम्हे दरवाजे की तरफ देखती रही जहां वो गायब हुआ था। फिर नाक चढ़ाकर सर झटका माफी मांगने आया था। वो बड़बड़ाई, एहसान कर रहा था जैसे। इसने दोबारा प्लेट अपनी तरफ खींची और नाश्ता करने लगी, मगर दिल के किसी कोने में ये बात फिर भी खटक रही थी कि शायद नोरेस वाकई माफी मांगने आया था, और शायद वो दोनों एक बार फिर अपनी जिद के हाथों हार गए थे। कुछ देर बाद नोरेस अपने केबिन में बैठा था। इसके चेहरे की सख्ती मामूल से कहीं ज्यादा थी। मेज पर रखी फाइल इसने झटके से बंद करके एक तरफ फेंकी। माथे की उभरी रगें इसके गुस्से का वाज़ेह सबूत थी। सुबह से न जाने कितने अफसर इसके गुस्से का निशाना बन चुके थे। जो भी किसी मामूली गलती के साथ इसके सामने आया, इसे सख्त जवाब सुनना पड़ा। वो कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था, मगर ज़हन मुसलसल किसी और तरफ भटक रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जवाब का इंतजार किए बगैर एक अफसर अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक मोटी फाइल और चंद तस्वीर थी। सर, आपने जिस आदमी के बारे में मालूमात निकालने का हुक्म दिया, इसकी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। नोरेस फौरन सीधा होकर बैठ गया। बोलो। अफसर ने फाइल खोली। आपका शक दुरुस्त निकला। वो आदमी शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। नोरेस की आंखें सुकड़ गईं। आगे? वो शहर के आखिरी हिस्से में रहते हैं। आपके घर से तकरीबन 2.5 घंटे का सफर बनता है। बाजार वो एक आम आदमी लगता है, लेकिन इसकी सरगर्मी आम नहीं है। नोरेस खामोशी से सुनता रहा। अफसर ने एक तस्वीर इसके सामने रखी। ये देखिए। नोरेस ने तस्वीर उठाई। इसमें वो आदमी एक चाय के होटल पर चंद मशकूक लोगों के साथ बैठा था। ये कौन है? ज्यादातर पुराने जुराइम पेशा अफराद। 2 के खिलाफ मंशियात के मुकदमात चल चुके हैं, जबकि एक असलहे के गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में पकड़ा जा चुका है। नोरेस की नजरें तस्वीर पर जम गई। अफसर ने दूसरी तस्वीर आगे बढ़ाई। और ये राशिद है। तस्वीर देखते नोरेस के चेहरे के तासुरात बदल गए। किसके साथ क्या कर रहा है? यही तो दिलचस्प बात है सर। पिछले 2 माह में इन्हें कई बार इकट्ठे देखा गया। मुलाकातें मामूल से ज्यादा हैं। अफसर ने फाइल का एक सफा खोला। और एक बात और, क्या इस आदमी की बीवी राशिद की कजन लगती है? खानदानी ताल्लुक काफी करीब मालूम होता है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। नोरेस कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर सोचने लगा। फिर इसने धीरे से पूछा, तुम्हें यकीन है? 100% सर। तमाम रिकॉर्ड चेक कर लिया गया है। नोरेस ने हाथ आगे बढ़ाया। तमाम सबूत दिखाओ। अगले चंद मिनट वो एक एक तस्वीर और दस्तावेज गौर से देखता रहा। झुंझुन सफात पलटे जा रहे थे। इसके चेहरे की संजीदगी गहरी होती जा रही थी। एक तस्वीर पर आकर इसने की उंगली रुक गई। ये कब की है? 3 दिन पुरानी, अफसर ने जवाब दिया। और ये जगह? शहर से बाहर एक फार्म हाउस। वहां अक्सर मशकूक मुलाकातें होती हैं। नोरेस ने तस्वीर मेज पर रख दी। इसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा यकीन भी उभर आया था, जैसे बिखरे हुए टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर जुड़ रहे हो। इस पर नजर रखो। इसकी आवाज गैर मामूली तौर पर संजीदा थी। 24 घंटे एक लम्हे के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। जी सर। और जितनी मालूमात इकट्ठी कर सकती हो करो। मुझे इस आदमी की जिंदगी का एक एक पहलू मालूम चाहिए। ओके सर। एड्रेस और लोकेशन मेरे पास छोड़ दो। अफसर ने फाइल मेज पर रख दी। सब कुछ इसमें मौजूद है। नोरेस ने सर हिलाया। तुम जा सकते हो। अफसर सलाम करके बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते कमरे में गहरी खामोशी छा गई। नोरेस चंद लम्हे फाइल को देखता रहा। फिर इसने आहिस्ता से मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। पहली बेल पर कॉल रिसीव हो गई। अस्सलाम वालेकुम नोरेस। जोया की आवाज सुनाई दी। नोरेस ने आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया। वालेकुम अस्सलाम जोया। बेहतर होगा आज तुम घर आ जाओ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर जोया का लहजा जिद्दी हो गया। मैं तब तक घर नहीं आऊंगी जब तक आप मेरी बात नहीं मानते। नोरेस ने नजरें मेज पर बिखरी तस्वीरों पर गाड़ दी। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, इसने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा, लेकिन पहले तो मेरी बात सुन लो। आज प्लीज घर आ जाओ। दोबारा खामोशी छा गई। इस बार खामोशी कुछ ज्यादा तवील थी। नोरेस की नजरें एक खास तस्वीर पर जमी हुई थी और चेहरा मुसलसल सख्त होता जा रहा था।
आखिरकार जोए की आवाज सुनाई थी। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कॉल खत्म होते ही नौरीस ने मोबाइल मेज पर रख दिया था, फिर एक बार वही तस्वीर हाथ में उठाई और गहरी नजरों से इसे देखने लगा। इसके ज़हन में एक ऐसा सवाल जन्म ले चुका था जिसका जवाब शायद बहुत कुछ बदलने वाला था, और जोया की जिंदगी भी, और यही चीज नौरेज को अजियत में मुब्तला कर रही थी। कॉलेज की कैंटीन में तलबा का रश था, मगर जूनी एक कोने की मेज पर खामोश बैठी हुई थी। इसके सामने रखा जूस काफी देर से वैसे पड़ा था। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। कई दिनों से जोया का बदला हुआ रवैया इसके ज़हन में खटक रहा था। जोया हमेशा हंसने बोलने वाली, हर किसी का ख्याल रखने वाली लड़की थी, मगर पिछले कुछ अरसे से वो अजीब सी परेशान दिखाई दे रही थी। और फिर कल रात नोरेस का रवैया। जूनी ने होंठ भींच लिए। नोरेस जैसा भी था, अपने बहन भाई के मामले में हद से ज्यादा हसास था। अगर वो इस कदर चिड़चिड़ा और परेशान था तो यकीनन मामला मामूली नहीं था। जूनी ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जान कर रहेगी कि आखिर मसला क्या है। नोरेस से इसकी कभी नहीं बनी थी, दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, मगर जोया अलग थी। इसने हमेशा जूनी को मोहब्बत दी थी। जब वो छोटी थी और रातों को माँ की कमी महसूस करके रोती थी तो जोया इसके सीने से लगाकर सुलाया करती थी। जूनी ने बड़े होने के बाद माँ जैसी शफकत अगर किसी में देखी थी तो वो जोया थी। हेलो मैडम, अचानक एक आवाज ने इसके ख्यालात का सिलसिला तोड़ा। आयशा इसके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। इसने जूनी का भुजा हुआ चेहरा देखा तो फौरन माथा सुकेड़ लिया। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी? जूनी ने मुंह बनाया। हाँ यार, तबीयत वाकई खराब है। क्यों? माहवारी शुरू हुई है, तुम जानती हो फिर मेरी क्या हालत होती है। ऊपर से वो बदतमीज इंसान हर वक्त मेरे सर पर सवार रहे थे। आयशा फौरन समझ गई। ओह, तुम अपने कजन की बात कर रही हो। जूनी ने नागवारी से सर हिलाया। आयशा हंस पड़ी। वो हैंडसम पुलिस ऑफिसर। खबरदार, जूनी ने फौरन उंगली उठाई। इसके लिए हैंडसम का लफ्ज इस्तेमाल मत करना। क्यों? आयशा ने हंसी रोकते हुए पूछा। क्योंकि मुझे वो हैंडसम नहीं लगता, मुकम्मल जकूटा जिन लगता है। आयशा जोर से हंस पड़ी। सकूटा जिन? वाकई? हाँ, जूनी ने गुस्से से कहा। मेरा बस चले तो मैं इसका मुंह नोच लूं। बेचारा, आयशा ने मसनूई हमदर्दी से कहा। इतना भी बूढ़ा नहीं है। बूढ़ा नहीं है? जूनी ने आंखें फैला दी। तुम एक हफ्ता इसके साथ गुजार कर देखो, फिर पता चलेगा बूढ़ा है या क्यामत। आयशा शरारती अंदाज में मुस्कुराई। ऐसे मत बोलो, क्या पता कल को वही तुम्हारा शौहर बन जाए, फिर आज की सारी बातों पर पछताओगी। ला हौला वला कुव्वता। जूनी तकरीबन चीख पड़ी। अस्तगफिरुल्लाह आयशा, अल्लाह ना करे ऐसा दिन कभी आए। आयशा की हंसी और बढ़ गई। इतनी नफरत? नफरत नहीं, शदीद नफरत। जूनी ने दोनों हाथ मेज पर मारे। मैं मर सकती हूँ लेकिन इसके साथ शादी नहीं कर सकती। वो दुनिया का आखिरी मर्द भी होगा तब भी मैं इसे अपने लिए मुंतखब नहीं करूंगी। आयशा अब हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। ये तो बहुत बड़ी बात कही थी तुमने। जूनी ने नाक चढ़ाई। और सच कही है, आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया? आयशा ने दिलचस्पी से पूछा। हर बार तुम यही कहती हो कि नफरत है, मगर वजह कभी ठीक नहीं बताती। जूनी ने गुस्से से बाजू मान लिए। वजह यह कि जितना बदतमीज, घमंडी और हुक्म चलाने वाला इंसान वो है, इससे नफरत ही की जा सकती है। हर वक्त ऐसे बात करता है जैसे बाकी सब इसके मातहत हो। मगर वो तुम्हारा ख्याल भी तो रखता है। आयशा ने आहिस्ता से कहा। वो ख्याल नहीं रखता, तफ्तीश करता है। जूनी फौरन बोली। इसे लगता है मैं कोई खतरनाक मुजरिम हूं जिस पर हर वक्त नजर रखना जरूरी है। आयशा ने कहका लगाया। मुझे फिर भी लगता है कि तुम दोनों की लड़ाइयां बहुत दिलचस्प हैं। मुझे नहीं लगती, जूनी ने खुश्क लहजे में कहा। और अब ये फजूल बातें बंद करो। ऐसे सामने पड़ा मेन्यू उठा लिया। कुछ ऑर्डर करो, बहुत भूख लगी हुई है। अगर मजीद 5 मिनट खाना ना मिला तो मैं पहले तुम्हें खा जाऊंगी, फिर नौरेस शाह की बारी आएगी। आयशा दोबारा हंस पड़ी जबकि जूनी ने मुंह बनाया, मगर इसके बावजूद कई दिनों बाद इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। नौरेस की आंखों में मौजूद शर्मिंदगी न जाने क्यों इसे अच्छी लग रही थी, और यही चीज इसे रात से चिड़चिड़ी कर रही थी। मगर अब आयशा की मौजूदगी में वो सब पीछे छोड़ चुकी थी। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। जूनी अपने बिस्तर पर टांगे मोड़कर बैठी हुई थी। गोद में एक नावल खुला हुआ था और वो पूरी तवज्जो से इसके सफ़ात पलट रही थी।
जब भी इसकी माहवारी शुरू हुई थी और वो खुद को किताबों में मसरूफ रखने की कोशिश करती थी ताकि जिस्मानी तकलीफ और तबीयत की बोझल कैफियत से ध्यान हट जाए। कभी कभार वो पढ़ते पढ़ते रुक जाती और किसी ख्याल में गुम हो जाती, फिर दोबारा किताब पर झुक जाती। अभी भी वो एक सफ़े पर नजरें जमाए बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने चौंक कर सर उठाया। जी। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत को देखते इसकी आंखें खुशी से चमक उठी। जोया बाजी। वो तकरीबन उछलकर बिस्तर से उतरी और दौड़कर इसके गले लग गई। जोया ने मुस्कुराते हुए इसकी बाहों में भर लिया और इसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। तुम तो मेरे घर आओगी नहीं, मैंने सोचा खुद ही अपनी बहन से मिलाती हूँ। जूनी फौरन इससे अलग हुई और मुंह बनाकर बोली, मैं आती कैसे? आपके खड़ूस भाई ने तो जैसे मेरे दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। जोया बेख्तियार हंस पड़ी। अच्छा जी, बिल्कुल, जूनी ने शिकायती अंदाज में कहा, वरना मेरा बस चले तो मैं रोज आपके घर आ जाऊं। आप ही बताएं, आप खुद क्यों नहीं आ जाती? इसकी बात सुनकर वो बोली, नोरेस को ना जाने क्या मसला है, लेकिन फिक्र मत करो, इसके दिमाग में जल्द ठिकाने लगाने वाली हूँ। जूनी फौरन हंस पड़ी। प्लीज जल्दी कीजिएगा, कौम आपकी शुक्रगुजार रहेगी। बड़ी शरारती हो गई हो तुम। जोया ने इसके माथे पर हल्की सी चिपत लगाई, फिर कमरे में नजरें दौड़ाते हुए बोली, वैसे तुम क्या कर रही थी? जूनी ने बिस्तर पर पड़ी किताब की तरफ इशारा किया। कुछ खास नहीं, माहवारी शुरू हो गई है ना, इसलिए नमाज भी नहीं पढ़ सकती, बस किताब पढ़ रही थी ताकि वक्त गुजर जाए। तभी इतनी मुरझाई हुई लग रही हो, जोया ने नरमी से कहा। ख्याल रखा करो अपना। जूनी ने शाने उचकाए। अब ये दिन भी तो गुजारने होते हैं ना। खैर छोड़ें, आप बताएं कितने दिन के लिए आई हैं? जोया के चेहरे पर एक लम्हे को अजीब सा तासुर उभरा, मगर इसने फौरन खुद को संभाल लिया। दोनों के लिए नहीं आई, सिर्फ 2 घंटों के लिए आई हूँ। जूनी का चेहरा फौरन लटक गया। सिर्फ 2 घंटे? हाँ, जोया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तुम जानती हो ना, तुम्हारे जीजू मुझे यहाँ ठहरने नहीं देते। इन्होंने सिर्फ कह दिया कि सबसे मिल लो और फिर जल्दी घर वापस आ जाना। वाह, जूनी ने हसरत भरे अंदाज में कहा, कितनी लकी हैं आप, इतना ख्याल रखने वाला शौहर सबको नहीं मिलता। इस जुमले पर जोया की मुस्कुराहट एक लम्हे को मांद पड़ गई। आंखों में एक अनजानी सी उदासी उभरी और फौरन छुप भी गई थी। जूनी ने गौर नहीं किया, मगर जोया के दिल में जैसे कोई पुराना जख्म हल्का सा जाग उठा। इसने फौरन सर झटका और मसनूई हल्केपन से बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, तुम जरा फ्रेश होकर बाहर आ जाना। क्यों? मैं नोरेस के कमरे में जा रही हूँ। असल में इसने कहा था कि इसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले इसकी बात सुन लेती हूँ। जूनी ने फौरन सर हिलाया। ठीक है, लेकिन फिर आप दोनों सीधे दादू की कमरे में आना। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जबरदस्त चाय बनाने जा रही हूँ। जूनी ने फख्र से कहा, ऐसी चाय कि आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगी। जोया हंसती। अच्छा जी, इतनी तारीफ। बिल्कुल, आज आपको पता चल ही जाएगा कि मैं सिर्फ लोगों के से लड़ी नहीं, चाय भी अच्छी बनाती हूँ। ठीक है, फिर हम इंतजार करेंगे। जोया ने मोहब्बत से इसके गाल को थपथपाया। ज्यादा देर मत लगाना। जूनी ने फौरन इस बात में सर हिलाया। जोया कमरे से निकल गई, जबकि जूनी ने अपनी किताब बिस्तर पर फेंकी, दुपट्टा संभाला और तकरीबन दौड़ती हुई किचन की तरफ रवाना हो गई। कई दिनों बाद इसके चेहरे पर हकीकी खुशी थी, क्योंकि इसकी बाजी घर आई हुई थी और इस वक्त दुनिया की हर परेशानी इसके लिए कुछ देर के लिए वाकई छोटी हो गई थी। जोया ने दरवाजा खोलकर नोरेस के कमरे में कदम रखा तो सामने वो सोफे पर बैठा चंद फाइलें देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर इसने सर उठाया। बहन को देखते इसके चेहरे के सर तासुरात नरम पड़ गए। वो फौरन खड़ा हो गया। जोया हमेशा की तरह इसकी तरफ बढ़ी। नोरेस बेख्तियार इसके सामने सर झुका चुका था। जोया ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा। बचपन से यही आदत थी, जब भी नोरेस परेशान होता जोया यूं ही इसके सर पर हाथ रखती थी और इसका आधा बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाता था। क्या बात है नोरेस? जोया ने नरमी से पूछा। मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? नोरेस ने जवाब देने की बजाय इसका हाथ थाम लिया और इसे अपने बराबर सोफे पर बैठा दिया। चंद लम्हे वो खामोश रहा, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। फिर इसने एक गहरा सांस लिया। बाजी, मैं जानता हूँ जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप बहुत तकलीफ में आएंगी। जोया के माथे पर बल पड़ गए। नोरेस, डरा क्यों रहे हो? सीधी बात करो।
नोरेस ने सामने रखी फाइल खोली और चंद तस्वीर निकाल कर आहिस्ता से इसके सामने रख दी। पहले ये देख लीजिए। जोया ने हैरानी से तस्वीर उठाई। पहली तस्वीर देखते इसके चेहरे का रंग बदला। दूसरी तस्वीर पर इसकी सांस जैसे रुक गई। तीसरी तस्वीर देखते हुए इसकी उंगलियां लरस गईं। तस्वीरों में इसका शौहर था और इसके साथ एक औरत और 2 बच्चे मौजूद थे। जोया की नजरें बार बार तस्वीरों और नोरेस के चेहरे के दरमियान घूम रही थी, जैसे दिमाग इस हकीकत को कबूल करने से इनकार कर रहा हो। ये इसकी आवाज हलक में अटक गई। ये क्या है? नोरेस ने नजरें झुका ली। सच, सिर्फ एक लफ्ज बोला गया, मगर इस एक लफ्ज ने पूरा कमरा खामोश कर दिया था। जोया ने बेसो हरकत तस्वीरों को देखती रही। नोरेस ने धीरे से कहा, मुझे काफी अरसे से इन पर शक था। इसकी आवाज में दुख साफ महसूस हो रहा था। कभी 2 दिन के लिए गायब हो जाना, कभी 3 दिन के लिए, फिर वापस आकर यही कहना कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। शुरू में मैंने खुद को समझाया कि शायद वाकई ऐसा हो, लेकिन फिर बातें हद से ज्यादा बढ़ने लगी। इसने मेज पर रखी दूसरी फाइल की तरफ इशारा किया। मैंने अपने एक आदमी को इनके पीछे लगा दिया था। कई हफ्तों की निगरानी के बाद ये सब सामने आया। जोया खामोश थी। नोरेस की आवाज भारी हो गई। वो शादीशुदा हैं बाजी। इस औरत से इनकी कई साल पहले शादी हो चुकी थी और वो 2 बच्चों के बाप भी हैं। जोया के हाथों में दबी तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता लड़ने लगी। नोरेस ने फौरन कहा, लेकिन मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि साबित करूं आप गलत हैं, या ये कि आपने गलत इंसान का इंतखाब किया था। इसकी आंखें नम हो गईं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप अकेली नहीं हैं। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, हर हाल में, हर तकलीफ में, हर जंग में। जोया ने पहली बार इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, चेहरे की रंगत उड़ गई थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर एक आंसू भी नहीं बहा था। वो चंद लम्हे खामोशी से बैठी रही। फिर इसने तस्वीर दोबारा देखी। हर तस्वीर जैसे दिल में एक नया जख्म लगा रही थी। आखिरकार इसने तस्वीर को आहिस्तगी से मेज पर रख दिया, इतनी खामोशी से जैसे वो तस्वीर नहीं, अपनी बरसों की मोहब्बत दफन कर रही हो। नोरेस बेचैनी से इसे देख रहा था। बाजी, जोया ने इसकी बात काट दी। तलाक के कागजात बनवाओ। इसकी आवाज हैरानकुन हद तक पुरसकून थी। नोरेस जिसे सुन न सका। क्या? मैं इस इंसान से अलहदगी चाहती हूँ, इससे सीधा जवाब दिया। जो शख्स शुरू से झूठ पर रिश्ता बनाए, इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। नोरेस की आंखों में आंसू भर आए। जोया आहिस्ता से खड़ी हो गई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फिर चंद लम्हे रुक कर बोली, और हाँ, जूनी को मना कर देना, मेरा अब चाय पीने का इरादा नहीं है। नोरेस ने बेबसी से इसे देखा। बाजी, जोया ने मुड़कर नहीं देखा। ना कोई शिकायत की, ना कोई रोना, ना कोई शोर। वो बस दरवाजे की तरफ बढ़ी और खामोशी से कमरे से निकल गई। दरवाजा बंद होते ही नोरेस की हिम्मत जवाब दे गई। इसने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। आंखों से आंसू बह निकले। बचपन से इसने जोया को हर मुश्किल के सामने डटकर खड़े होते देखा था। माँ बाप के इंतकाल के बाद भी, जिंदगी की हर आजमाइश में भी, आज भी जब इसकी दुनिया टूट गई थी, तब भी वो मजबूत खड़ी थी। मगर नोरेस मजबूत नहीं रह सका। अपनी बहन को यूं खामोशी से बिखरते देखकर इसका दिल जैसे चीर दिया गया था। और बरसों बाद पहली बार एक सख्त मिजाज पुलिस ऑफिसर बच्चों की तरह रो पड़ा था। कुछ देर बाद दूसरी जानिब जूनी किचन में खड़ी पूरी तवज्जो से चाय बना रही थी। इसके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि आज सब एक साथ बैठकर चाय पियेंगे। दादू भी होंगे, जोया भी, और शायद नोरेस भी। अगरचे वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे, मगर आज इसका मूड अच्छा था। अभी वो कप निकालने के लिए मुड़ी ही थी कि किचन के दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सर उठाकर देखा तो नोरेस खड़ा था। जूनी फौरन चौंकी। वो आम दिनों की तरह नहीं लग रहा था। चेहरा बुरी तरह बिखरा हुआ था और आंखें सुर्ख थीं, जैसे अभी अभी रोकर आया हो। जूनी के माथे पर फौरन बल पड़ गए। नोरेस ने गहरा सांस लिया और बामुश्किल बोला, चाय मत बनाओ। जूनी ने हैरत से देखा। क्यों? नोरेस ने नजरें झुका ली। चलना में इसके होंठ हिलते रहे, मगर आवाज न निकल सकी। जूनी ने दोबारा पूछा, क्या हुआ जोया बाजी, कहाँ है? इस बार नोरेस ने जवाब देने की कोशिश की, मगर आवाज लर्ज गई। बाजी। इसके बाद अल्फाज जैसे हलक में फंस गए। जूनी का दिल धक से रह गया। वो फौरन इसके करीब आई। नोरेस, क्या हुआ? अगले लम्हे नोरेस की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो चेहरा दूसरी तरफ मोड़ कर खड़ा हो गया, मगर खुद को संभाल न सका। जूनी ने जिंदगी में पहली बार इसे इस तरह टूटते देखा था।
नोरेस, इसकी आवाज खुद ब खुद धीमी हो गई। नोरेस ने दोनों हाथों से चेहरा रगड़ा। जोया बाजी की जिंदगी बर्बाद हो गई जूनी, इसकी आवाज रंध गई। इनका शौहर शादीशुदा निकला। जूनी का रंग एकदम उड़ गया। क्या? इसके 2 बच्चे भी हैं। नोरेस बामुश्किल बोला। आज सारी हकीकत सामने आ गई। बाजी ने सब कुछ देख लिया। इन्होंने तलाक का मुतालबा कर दिया। चंद लम्हों के लिए जूनी जैसे साकित रह गई। इससे यकीन ही नहीं आया वो जोया जो सबकी खुशियों का ख्याल रखती थी, जो हमेशा दूसरों को संभालती थी, इसके साथ ऐसा हो सकता था। लेकिन अगले लम्हे इसकी तवज्जो दोबारा नोरेस की तरफ गई। वो वाकई टूट चुका था। जूनी ने कभी इसे इस हालत में नहीं देखा था। ना इसकी सख्त आवाज थी, ना गुरूर, ना वो जिद। सिर्फ एक बेबस भाई खड़ा था जो अपनी बहन के दर्द से बिखर गया था। जूनी ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। आगे बढ़कर इसने नोरेस को गले लगा लिया। नोरेस शायद इसकी इस हरकत के लिए तैयार नहीं था। वो चंद लम्हे साकित खड़ा रहा, फिर जैसे इसके अंदर जमा सारा दर्द बाहर निकल आया। जूनी ने इसकी पुष्ट पर हाथ रखा। रो मत। इसकी अपनी आंखें भी नम हो चुकी थी। सब ठीक हो जाएगा। नोरेस ने सर झुका लिए। कैसे ठीक होगा? इसकी आवाज भराई हुई थी। बाजी ने हमेशा सबका ख्याल रखा, हमेशा। इसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। जब हम तीनों बच्चे थे और हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, तभी वही हमारे लिए खड़ी थी। जूनी की आंखों में भी आंसू आ गए। नोरेस बोलता गया। इन्होंने अपनी हर तकलीफ छुपा ली, अपने हर जख्म को दिल में दफन कर दिया। कभी हमें एहसास तक नहीं होने दिया कि वो खुद कितनी तन्हा है। इसने होंठ भींच लिए। वो हमारी बहन नहीं थी, हमारी माँ थी जूनी। जूनी अब खुलकर रो रही थी। मुझे मालूम है, इसने नम आवाज में कहा। मुझे सब मालूम है। नोरेस ने सर उठाया। आंखों में बेहद दर्द था। और आज इन्हें हमारी जरूरत है। इसकी आवाज टूट गई। अब हमें इनका सहारा बनना होगा, जैसे वो हमेशा हमारा सहारा बनी रही। जूनी ने फौरन इस बात में सर हिलाया। हम बनेंगे, इसने मजबूत लहजे में कहा, हालांकि इसके अपने आंसू रुक नहीं रहे थे। हम इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोनों चंद लम्हे खामोश खड़े रोते रहे। बरसों की लड़ाइयां, तलखियां और झगड़े जैसे एक लम्हे में कहीं पीछे रह गए थे। इस वक्त ना नोरेस वो सख्त मिजाज पुलिस अफसर था, और ना जूनी वो जिद्दी लड़की जो हर वक्त इसे उलझती रहती थी। इस वक्त उसे 2 इंसान थे जो अपनी बहन के दर्द के सामने बेबस खड़े थे, और दिल ही दिल में एक ही अहद कर रहे थे कि अब जोया को तन्हा नहीं गिरने देंगे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस 1 हफ्ते में जूनी ने शायद खुद से ज्यादा जोया का ख्याल रखा था। वक्त पर खाना देना, इसके कपड़े तरतीब से रखना, इसे अकेला ना छोड़ना, इसके साथ बैठना, इससे बातें करना, हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखना अब इसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मगर हैरान कुन बात यह थी कि इस पूरे हफ्ते में किसी ने जोया को रोते हुए नहीं देखा था। ना दादू ने, ना नोरेस ने, और ना ही जूनी ने। वो पहले की तरह हंसती थी, मुस्कुराती थी, सबसे बातें करती थी, जैसे इसकी जिंदगी में कुछ हुआ ही ना हो। अलबत्ता जो लोग इसे दिल से जानते थे वो समझते थे कि बाज जख्म आंसू से नहीं, खामोशी से बहते हैं। सुबह का वक्त था। जूनी हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए जोया के कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा खुला तो इसकी नजर सामने सोफे पर बैठी जोया पर पड़ी। वो किसी पुराने कागज को बड़ी तवज्जो से पढ़ रही थी। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में अजीब सी नमी तैर रही थी। जूनी आहिस्ता से आगे बढ़ी और ट्रे मेज पर रख दी। बाजी, जोया चौंक कर हाल में वापस आए। हम क्या करेंगे? जोया ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, अपनी माँ का खत पढ़ रही थी। जूनी की आंखें हैरत से फैल गईं। चची का खत? वो फौरन इसके बराबर जा बैठी। इनका कोई खत भी है? जोया ने मोहब्बत से इसकी तरफ देखा। हाँ, अम्मी ने मरने से पहले मेरे नाम एक खत छोड़ा था। जब भी बहुत ज्यादा थक जाती हूँ ना, इसे पढ़ लेती हूँ। जूनी खामोश हो गई। जोया ने खत तय करके एक तरफ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, खैर इन बातों को छोड़ो, तुम बताओ कैसे आना हुआ? जूनी ने फौरन चाय का कप इसकी तरफ बढ़ाया। अकेले बैठी हुई थी, सोचा आपके साथ बैठकर चाय पी लूं। अपने हाथों से बनाई है। अच्छा जी। जोया ने कप पकड़ लिया। तो आज हमारी शहजादी ने खुद चाय बनाई है? जी हाँ, बड़ी मेहनत से। दोनों हाथ हल्का सा मुस्कुराई।
चंद लम्हे खामोशी से चाय पीती रही। फिर अचानक जोया ने कप मेज पर रखा और गौर से जूनी को देखने लगी। एक बात पूछूं? पूछें। तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो? जूनी के हाथ वहीं रुक गए। क्या मतलब? मतलब ये कि सुबह दोपहर शाम हर वक्त मेरे पीछे घूमती रहती हो। मैं पानी मांगू तो पानी, चाय मांगू तो चाय, आखिर क्यों? बस यही सवाल काफी था। जूनी की आंखें फौरन भर आईं। अगले लम्हे वो फूट फूट कर रोने लगी। जोया हैरान रह गई। अरे वो फौरन इसके करीब हुई और इसे अपने साथ लगा लिया। क्या हुआ? जूनी ने सर हिलाते हुए आंसू पूंछने की नाकाम कोशिश की। कुछ नहीं। झूठ। जोया ने नरमी से कहा, बताओ क्या बात है? जूनी ने नम आंखों से इसे देखा। नोरेज ने सब कुछ बता दिया था। जोया चंद लम्हे खामोश रही। ओह बाजी, जूनी की आवाज टूट गई। आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ और आपने एक आंसू तक नहीं बहाया। जोया बेख्तियार हंस दी। ये नोरेज बिना बिला वजह तुम्हें भी परेशान कर दिया। बिला वजह? जूनी ने हैरत से पूछा। जोया ने सुकून से कहा, मैं वाकई खुश हूं। क्या? हाँ। ऐसे सर हिलाया। मैं इस इंसान से अलहदगी पर खुश हूं। तुम नहीं जानती जूनी, मैं कितने अरसे से घुट रही थी। हर बात पर ताना, हर बात पर शिकायत, हर बात पर लड़ाई। मैं तो ज़हनी तौर पर थक चुकी थी। शायद खुदा ताला ने मुझे इस कैद से निकाल दिया। जूनी खामोशी से इसे देखती रही। जोया ने इसका हाथ थाम लिया। वैसे मैं भी एक बात सोच रही थी। क्या? अगर तुम मुझे वाकई अपनी बहन मानती हो तो मेरी एक बात मानोगी? जूनी फौरन सीधी होकर बैठी। आप हुक्म करें। जोया ने इसका हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं चाहती हूँ तुम और नोरेस शादी कर लो। जूनी जैसे पत्थर की मूरत बन गई। क्या? जोया की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे मालूम है तुम इसे पसंद करती हो। नहीं। जूनी फौरन बोली, बिल्कुल नहीं। झूठी। जोया ने इसकी नाक दबाते हुए कहा, तुम अपनी मोहब्बत को चिड़चिड़ेपन का नाम देती हो। बाजी। जूनी का चेहरा सुर्ख हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा? जोया ने मायने खेज अंदाज में पूछा। तो फिर इसकी हर बात तुम्हें क्यों याद रहती है? इसके हर जुमले पर तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? और जब वो परेशान होते हैं तो तुम खुद क्यों बेचैन हो जाती हो? जूनी जवाब न दे सकी। इसकी नजरें झुक गईं। जोया खामोशी से इसे देखती रही। काफी देर बाद जूनी ने धीरे से कहा, अगर ऐसा कुछ है भी, इसके बाद शर्म से मदहम हो गई, तो नोरेस कभी नहीं मानेगा। वो मेरा काम है। जोया फौरन बोली, मैं अपने भाई को तो तुमसे बेहतर जानती हूँ। जूनी ने बेयकीनी से इसे देखा। वो भी तुम्हें पसंद करता है। नामुमकिन। मुमकिन है? जोया ने मुस्कुरा कर कहा, बस वो भी तुम्हारी तरह डरता है। चंद लम्हे खामोश रही। फिर जोया ने नरमी से पूछा, बस इतना बताओ, अगर वो मान जाए तो तुम्हें एतराज तो नहीं? जूनी के गाल मजीद सुर्ख हो गए। इसे नजर झुकाए हुए आहिस्ता से सर हिला दिया। बस इतना काफी था। जोया फौरन आगे बढ़ी और इसे अपने गले से लगा लिया। जूनी भी बच्चों की तरह से लिपट गई थी। इस लम्हे वाकई जोया बहन कम और माँ ज्यादा लग रही थी। वो अपने दिल का दर्द कहीं बहुत अंदर दफन कर चुकी थी, मगर फिर भी दूसरों के जख्मों पर मरहम रखना नहीं भूली थी। वो ऐसी थी, इतने मजबूत दिल के मालिक कि हर इंसान हैरान रह जाए। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। जोया की हल्की सी दस्तक देकर नोरेस के कमरे में कदम रखा। सामने सोफे पर बैठा नोरेस कुछ कागजात देख रहा था। ऐसे देखते ही वो फौरन खड़ा हो गया। चंद दिनों की में जैसे इसके चेहरे पर कई सालों की थकन उतर आई थी। आए बाजी, बैठे, इसने नरमी से कहा। जोया खामोशी से आकर इसके सामने बैठ गई। नोरेस ने चंद लम्हे मेज पर पड़े कागजात को देखा, फिर इन्हें उठाकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। बाजी, इसकी आवाज भारी हो गई, हिम्मत करके इन पर दस्तखत कर दें। जोया की नजरें कागजात पर पड़ी। ये तलाकनामा था। चंद लम्हे वो खामोश बेटी से देखती रही। फिर न जाने क्यों इसके लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आ गई। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सुकून भी था और टूटन भी। इसने कलम उठाया। हाथ एक लम्हे को रुका, मगर अगले लम्हे इसने दस्तखत कर दिया। दस्तखत मुकम्मल होते ही एक आंसू कागज पर टपक गया। नोरेस ने चौंक कर इसे देखा। शायद ये पहला आंसू था जो इसने इस पूरे मामले में बहाया था। बाजी, इसके लबों से बेख्तियार निकला। जोया ने कलम एक तरफ रखा और हल्की सी हंसी हंस दी। पता है नोरेस, इसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता था मैं कभी ये दिन नहीं देख सकूंगी।
नोरेस खामोशी से सुनता रहा। जोया की नजरें कहीं दूर जा टिकी। मैं बहुत थक गई थी। इसकी आवाज लर्ज गई। हर बात पर एतराज, हर बात पर शक, हर बात पर ताना। अगर मैं हंस दूं तो मसला, अगर खामोश रहूं तो मसला। कभी मेरा लिबास गलत होता था, कभी मेरी बातें, कभी मेरे ख्वाब। नोरेस के हाथ मुट्ठियां बन गए। जोया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। तुम जानते हो, एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं खुद को आईने में देखकर सोचती थी कि शायद वाकई मुझ में कोई कमी है। इस बार नोरेस की आंखें नम हो गईं। बाजी, नहीं, मुझे बोलने दो, जोया ने नरमी से कहा। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं आजाद हूं। तकलीफ जरूर है, बहुत ज्यादा है, मगर घुटन खत्म हो गई है। चला मैं खामोश रही, फिर जोया ने अचानक मौजू बदल दिया। वैसे एक और जरूरी बात भी करनी थी। नोरेस ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कौन सी बात? जोया के लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट आ गई। जूनी की बात। नोरेस फौरन सीधा होकर बैठ गया। जूनी? हाँ, जूनी। जोया ने जानबूझकर संजीदा चेहरा बनाया। मैं चाहती हूँ तुम इससे निकाह कर लो। नोरेस चंद लम्हे से देखता रह गया, जिसे यकीन आया हो कि इसने वाकई ये बात सुनी है। बाजी, और हैरान मत हो, जोया ने फौरन कहा, मुझे सब मालूम है। नोरेस ने नजरें झुका ली। पहली बार इसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी आई। जोया मुस्कुरा दी। मैं गलत हूं। नोरेस ने गहरा सांस लिया, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं। जोया के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। तो फिर? नोरेस ने धीरे से कहा, अगर जूनी राजी है तो मैं निकाह करूंगा और इसे हमेशा खुश रखूंगा। जितनी खुशी मेरे इख्तियार में होगी इसे दूंगा। जोया की आंखों में नमी उतर आई, मगर नोरेस ने बात अधूरी छोड़ दी। मगर क्या? मेरी भी एक शर्त है। जोया खामोशी से इसे देखने लगी। आपको भी दूसरी शादी करनी होगी। इसने मजबूत लहजे में कहा, आप अपनी पूरी जिंदगी एक गलत इंसान पर खत्म नहीं करेंगी। जोया चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर हंस पड़ी। मैंने कब इनकार किया? नोरेस चौंका। वाकई? बिल्कुल। जोया ने सर हिलाया, लेकिन इस बार बहुत सोच समझ कर अपने लिए इंसान का इंतखाब करूंगी। ये सुनकर नोरेस की आंखों से आंसू बह निकले। वो अचानक उठा और अपनी बहन के गले लग गया। बरसों बाद वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था। आप इतनी मजबूत कैसे हैं? इसकी आवाज रंध गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है बाजी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। मैं आपको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। जोया ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। पागल लड़के। नोरेस की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आप एक बार खुलकर रो क्यों नहीं लेती? दिल हल्का हो जाएगा। जोया चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने इसके आंसू पूंछे और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हर इंसान का रोने का तरीका अलग होता है नोरेस। इसकी अपनी आंखें भी नम थी, मगर फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। और मैं रो चुकी हूँ, बस मेरे आंसू दूसरों को नजर नहीं आते। नोरेस ने सर इसके कंधे पर रख दिया, जबकि जोया बदस्तूर इसके सर पर हाथ फेरती रही, जैसे आज भी वो बड़ी बहन जो अपने दोनों छोटे बच्चों को हर दर्द से बचाने की कोशिश करती थी। वह गुजरता गया और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। 1.5 महीने बाद आज निकाह का दिन था। मेन हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ खुशी और मुस्कुराहटों का राज था। रजूनी स्टेज पर बैठी हुई थी। सुनहरी और अनाबी रंग के खूबसूरत जोड़े में वो बेहद हसीन लग रही थी। हाथों पर लगी मेहंदी का रंग गहरा हो चुका था, जबकि चेहरे पर शर्म और खुशी एक साथ सिमट आई थी। आज पहली बार इसे यकीन आ रहा था कि वो वाकई दुल्हन बनी बैठी है। सामने मेहमानों की कतारें थी। दादू सबसे अलग बैठे बार बार आंखें पूंछ रहे थे। इनके चेहरे पर खुशी भी थी और जज्बात भी। इनके दोनों बच्चे आज अपनी अपनी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। दूसरी जानिब नोरेस स्याह शेरवानी में गैर मामूली हद तक संजीदा बैठा था, मगर जो लोग इसे अच्छी तरह जानते थे वो समझ सकते थे कि इसके दिल में इस वक्त कैसा तूफान बरपा है। इसकी नजरें बार बार बेख्तियार जूनी की तरफ उठ जाती थीं और हर बार जूनी फौरन नजरें झुका लेती थी। माशाल्लाह, एक खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा नजर बद से बचाए, दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दूसरी तरफ जोया खड़ी सब कुछ देख रही थी। हल्के रंग के लिबास में वो पहले से ज्यादा पुरसकून लग रही थी। चेहरे पर वही मानूस मुस्कुराहट थी, मगर आज मुस्कुराहट में एक हकीकी सुकून भी शामिल था। जूनी की नजर जैसे इस पर पड़ी, वो फौरन हाथ हिलाकर बोली, बाजी। जोया करीब आ गई। क्या हुआ दुल्हन साहिबा?
زونی نے بچوں کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ لیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. زویا ہنستی. جس لڑکی نے بچپن سے نوریس چاہ کی جان کھائی ہوئی ہے اس سے اب ڈر لگ رہا ہے. قریب بیٹھے چند لوگوں کے کہہ کے نکل گئے جبکہ زونی نے فوراً منہ بنا لیا. باجی اچھا نہیں چھیڑتی. زویا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا. سب ٹھیک ہوگا. اس لمحے نکاح خواہاں اسٹیج کے قریب آ گئے تھے. پورے ہال میں ایک سنجیدہ سی خاموشی پھیل گئی. نوریس کو سامنے بلایا گیا. وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور مقررہ جگہ پر بیٹھ گیا. نکاح خواہ نے رسمی کارروائی شروع کی. چند لمحوں بعد اس نے نوریس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. نوریس شاہ صاحب، آپ کو زونیہ بنت ایاز شاہ حق مہر بےعوض 10 لاکھ مقرر کیا گیا ہے. آپ کو نکاح میں قبول ہے؟ پورے ہال کی نظریں نوریس پر جم گئی. اس نے ایک لمحے کو زونی کی طرف دیکھا. زونی کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی. پھر نوریس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی. قبول ہے؟ نکاح خواہ نے دوبارہ سوال دہرایا. قبول ہے؟ تیسری بار سوال ہوا تو اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھے. قبول ہے؟ ادھر خواتین کی طرف زونی بھی یہی سوال کیا گیا. اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے. زویا اس کے برابر بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی. زونیہ بنت ایاز شاہ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زونی نے نظریں جھکائیں. چہرہ سرخ ہو چکا تھا. پھر دھیرے سے بولی. قبول ہے. دوسری بار سوال ہوا. قبول ہے. تیسری بار اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. قبول ہے. اگلے لمحے نکاح خواہ نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ مبارک ہو. نکاح مکمل ہوا. پورا ہال دعاؤں اور مبارکبادوں سے گونج اٹھا. دادوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے. زویا نے فوراً زونی کو گلے لگا لیا. مبارک ہو میری بچی. زونی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. تھینک یو باجی. دوسری طرف دوستوں نے نوریس کو گھیر لیا تھا. آخرکار گرفتار ہو ہی گئے انسپکٹر صاحب، ایک دوست نے چھیڑا. نوریس نے پہلی بار کھل کر ہنستے ہوئے جواب دیا. کچھ گرفتاریاں خوشی دیتی ہیں. اس جواب پر سب کہکا لگا کر ہنس پڑے. چند لمحوں بعد نوریس کی نظر پھر زونی پر جا ٹھہری. وہ زویا کے گلے لگی رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی. نوریس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی. برسوں کی لڑائیاں، ضدیں، تکراریں اور ناراضگیاں آج ایک نئے رشتے میں بدل چکی تھیں. جبکہ زویا چند قدم دور کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی. اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس جاگا تھا کہ شاید زندگی واقعی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا تھا. اور آج اس آغاز کی سب سے خوبصورت گواہ وہ خود تھی. ایک مہینہ مزید بیت گیا. 18ویں سالگرہ جیسے آئی. زونی نے فیصلہ بھی 18 سال والا ہی کیا تھا. صبح سے اس کے چہرے پر ایسی شرارتی مسکراہٹ تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی سمجھ جاتا کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے. اب وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اس کی 2 سہیلیاں پچھلی سیٹ پر اور عائشہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنی زندگی کا آخری سفر شروع کرنے جا رہی ہو. عائشہ نے سیٹ بیلٹ تیسری بار چیک کرتے ہوئے گھبرا کر کہا. زونی ایک بات سچ سچ بتاؤ، تمہیں گاڑی چلانا آتی ہے نا؟ یا ہم سب کو سیدھا اوپر پہنچانے کا پروگرام ہے؟ زونی نے کہکا لگایا. اگر ٹکٹ کٹا تو سب کا ساتھ ہی کٹے گا، اس لیے بے فکر رہو. یا خدا، پچھلی سیٹ سے ایک لڑکی نے سر پکڑ لیا. یہ لڑکی ہمیں مارے گی. تم لوگ مجھے کم سمجھتی ہو. زونی نے ناک چڑھائی. میں 18 سال کی ہو گئی ہوں، بالغ ہوں، ذمہ دار ہوں. ہاں، یہی بات سب سے زیادہ خطرناک ہے، عائشہ نے فوراً جواب دیا، جس پر گاڑی میں ہنسی پھوٹ پڑی. باتوں اور کہکوں کے درمیان زونی پوری شان سے گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک ایک موڑ پر اس کی نظر سہیلیوں کی طرف چلی گئی اور وہ سڑک کنارے لگا نو انٹری کا بورڈ دیکھ نہ سکی. اگلے چند سیکنڈ بعد وہ گاڑی سمیت ممنوعہ راستے میں داخل ہو چکی تھی. ارے، عائشہ کی چیخ نکلی. وہ بورڈ نو انٹری کا تھا. زونی نے بریک لگاتے ہوئے گردن گھمائی. کون سا بورڈ؟ جو تم نے دیکھا ہی نہیں. ابھی وہ بحث ہی کر رہی تھی کہ سامنے پولیس کا ناکا نظر آ گیا. 2 پولیس اہلکاروں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر گاڑی رکوا لی. پچھلی سیٹ پر بیٹھی لڑکیوں کے چہرے فک ہو گئے. ہم گئے. ایک نے سر پکڑ لیا. ابو مجھے جان سے مار دیں گے. میری امی تو فون پر بے ہوش ہو جائیں گی. دوسری نے آہ بھری مگر زونی پورے اعتماد سے بولی. ٹینشن مت لو، سب سنبھال لوں گی. تم؟ عائشہ نے شک سے پوچھا. ہاں میں. اگلے لمحے ایک حوالدار گاڑی کے پاس آ کھڑا ہوا. میڈم، گاڑی کے کاغذات. زونی نے پورے اطمینان سے فائل نکال کر اسے تھما دی. گاڑی کس کے نام پر ہے؟ میرے دادا کی. لائسنس؟ اس نے وہ بھی دکھا دیا. حوالدار نے سب کچھ دیکھ کر سر ہلایا. کاغذات ٹھیک ہیں لیکن آپ نو انٹری میں داخل ہوئی ہیں. 2000 روپے کا چالان بنے گا.
चलना में जोनी खामोश रही। फिर अचानक इसके दिमाग में कैसी शरारत आई कि इसकी आंखें चमक उठी। इसने निहायत संजीदा अंदाज अपनाया, जैसे कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो। 1 मिनट। हवालदार रुक गया। जोनी ने भमें चढ़ाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसपी नोरीस शाह की बीवी का चालान करने की? हवालदार की आंखें फैल गईं। पिछली सीट पर बैठी लड़कियों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि हंसी न निकल जाए। जोनी पूरी संजीदगी से बोलती गई, बल्कि एक काम करो, मुझे 10,000 कैश दो, सर से ले लेना, मैं बहुत जल्दी में हूँ। चंद सेकंड खामोशी छाई रही। फिर हैरानकुन तौर पर हवालदार फौरन सीधा खड़ा हो गया। सॉरी मैडम। इसने जल्दी से जेब से नोट निकाले। गलती हो गई। जोनी ने इंतहाई वकार के साथ रकम पकड़ी, जैसे ये रोज का मामूल हो। अगली बार ख्याल रखना। जी मैडम। हवालदार ने सैल्यूट मारा और पीछे हट गया। जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, चंद सेकंड तक मुकम्मल खामोशी रही। फिर अचानक पूरी गाड़ी जोरदार कहकों से गूंज उठी। आयशा हंसते हंसते दोहरी हो गई, वाह भाई वाह, तुमने तो अपने हीरो शोहर का नाम लेकर हम सबको बचा लिया और ऊपर से पैसे भी ले लिए। पिछली सीट से दूसरी लड़की ने कहका लगाया। सूनी ने फातिहाना अंदाज में नोट लहराते हुए कहा, आज की पार्टी इन्हीं पैसों से होगी। तुम वाकई खतरनाक औरत हो। आयशा ने आंसू पूंछते हुए कहा। सूनी खुद भी हंस पड़ी। इसे अपनी इस नन्ही सी चालाकी पर बड़ा फख्र महसूस हो रहा था। वो इस बात से मुकम्मल बेखबर थी कि किस्मत अभी इसे देखकर मुस्कुरा रही है, क्योंकि जब एसपी नोरीस शाह को इस हरकत का पता चलेगा तो यकीनन सजा तो मिलेगी, लेकिन शायद वो सजा इतनी मीठी होगी कि जूनी खुद भी इसे बार बार दोहराना चाहे। अगले दिन दोपहर का वक्त था। जूनी डाइनिंग टेबल पर बैठी सुकून से खाना खा रही थी जब अचानक इसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते इसका रंग उड़ गया। आयशा का एक्सीडेंट हो गया, फौरन इस एड्रेस पर पहुंचो। इसके हाथ से चम्मच गिर गया। इसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। अधूरा खाना छोड़ा, दुपट्टा संभाला और फौरन कैब बुक करके दिए गए पते की तरफ रवाना हो गए। पूरे रास्ते इसका दिल बेचैनी से धड़कता रहा। बार बार आयशा को कॉल कर रही थी, मगर फोन बंद जा रहा था। तकरीबन 40 मिनट बाद जब गाड़ी एक आलीशान घर के सामने रुकी तो वो हैरान रह गई। ना वहां कोई हादसा था, ना हजूम, ना एम्बुलेंस। अलबत्ता घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी ने इसकी आंखें फैला दी थी। नोरेज की गाड़ी। वो बड़बड़ाई। अगले लम्हे गुस्से से भरकर अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, एक मानूस आवाज इसके कानों से टकराई, वेलकम होम। जूनी ने चौंक कर सर उठाया। सामने नोरेज हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। इसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। वैसे बेगम, इसने जानबूझकर संजीदा लहजा अपनाया, शॉपिंग के लिए 10,000 को ज्यादा नहीं थे? जूनी के चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी एक साथ फैल गई। वो नोरेज ने भवें उठाई। बताइए मोहतरमा, ज्यादा नहीं थे? जूनी ने फौरन संभलने की कोशिश की। अगर इस हवाले से बात करनी थी तो घर पर भी हो सकती थी, इतनी दूर बुलाने की क्या जरूरत थी? ताकि तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम गुजार सकूं। नोरेज ने सुकून से जवाब दिया, आखिर तुम्हारी खातिर पूरे 10,000 भरे हैं, ऊपर से सब अहलकारों को निकाह की मिठाई भी खिलानी पड़ी। अब मेरा इतना हक तो बनता है ना? जूनी की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? नोरेज आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। मतलब ये कि तुमने पूरे शहर के सामने खुद को मेरी बीवी कहकर मुतारिफ करवाया। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। जूनी ने फौरन नजरें चुरा ली। देखो, गलती हो गई थी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। नोरेज हंस पड़ा। इतनी प्यारी गलती तो मैं चाहूंगा बार बार हो। जूनी हैरत से देखती रह गई। इसे पूरा यकीन था कि वो गुस्से में होगा, डांटेगा, लेक्चर देगा, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और था। अचानक नोरेज इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। जूनी की सांस रुक गई। इसे नरमी से इसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ जूनी। इसकी आवाज में गैर मामूली संजीदगी थी, शायद बहुत पहले से, लेकिन हम दोनों अपनी जिदों और लड़ाइयों में से ये बात समझ नहीं पाए। जूनी खामोशी से इसे देखती रही। आज यहाँ बुलाने का असल मकसद तुम्हारी सालगिरह मनाना था। कल तुम इतनी मसरूफ थी कि मौका ही नहीं मिला। ऐसे मोहब्बत से कहा, और मैं चाहता था ये दिन हमेशा याद रहे। वो इसे अपने साथ अंदर ले गया। लाउंज में दाखिल होते जूनी की आंखें हैरत से फैल गईं। पूरा हॉल खूबसूरती से सजा हुआ था। दरमियान में बड़ा सा केक रखा। बर्थडे जूनी। जूनी की आंखें नम हो गई। जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे, ये सब मेरे लिए। और किसके लिए? नोरेज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों ने मिलकर केक काटा। फिर नोरेज ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। इसे खोलकर एक खूबसूरत अंगूठी निकाली और आहिस्तगी से इसकी उंगली में पहना दी। तुमने मेरी बहन का जिस तरह ख्याल रखा, इसकी आवाज भर आ गई।
میں شاید کبھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا. تمہاری ہر کوشش، ہر فکر، ہر قربانی مجھے نظر آتی تھی. زونی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. مجھے معاف کر دو میرے ہر سخت رویے کے لیے. میں ہمیشہ تمہیں سمجھنے کے بجائے تم سے لڑتا رہا. اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اب باقی زندگی میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں. زونی نے بے اختیار اس کے گلے لگ گئی. زویا باجی میری بہنوں جیسی ہیں، اس نے نم آواز میں کہا. ان کا خیال رکھنا میرا فرض تھا. وہ بہت مضبوط عورت ہے. ہاں، نوریز نے سر ہلایا. اور اس لیے میں نے ان کے لیے بھی ایک بہترین انسان کا انتخاب کیا. زونی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. میرا ایک دوست ہے فارس. نوریز کے چہرے پر اطمینان تھا. وہ پہلے بھی باجی کو پسند کرتا تھا، مگر اس وقت حالات مختلف تھے. اب سب کچھ بدل چکا ہے. عدت مکمل ہوتے میں ان دونوں سے بات کروں گا. اس نے مسکرا کر کہا. میں اپنی بہن کو مزید مضبوطی کے نام پر تنہا نہیں رہنے دوں گا. وہ خوش رہنے کی حقدار ہے. زونی کی آنکھیں چمک اٹھی. فارس بھائی واقعی بہت اچھے ہیں. بالکل، نوریز نے کہا. اور اس بار میں اپنی بہن کے لیے صرف وہی انسان چنوں گا جو اسے عزت، سکون اور محبت ہے. زونی دوبارہ اس کے گلے لگ گئی. نوریز نے بھی اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا. اس لمحے جیسے برسوں کے دکھ، غلط فہمیوں اور فاصلے ختم ہو گئے. کہیں دور زویا اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ یہاں دو دل آخرکار ایک دوسرے تک پہنچ چکے تھے. زندگی نے سب کو ایک سبق دیا تھا کہ سچی محبت صرف ساتھ پانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عزت، اعتماد اور ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھنے کا بھی نام ہے. بعض رشتے ٹوٹتے ہیں تاکہ بہتر رشتے جنم لے سکیں، اور بعض آزمائشیں انسان کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہیں جہاں اسے اپنی اصل خوشی ملتی ہے.